हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 का रिमेनिंग पार्ट दैट वी हैव टू बी लेफ्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो। द चैप्टर्स नेम इज़ द रूम 10/8। अब तक हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें पढ़ा था कि किस तरह से मिसेस मलिक जो हैं वो अपने नए घर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड शी वांट टू बी शिफ्ट इन हर ओन हाउस as soon as possible while it was so raining in the morning as well as in the evening, and his son and daughter-in-law also wants to be shifted in the evening। और जब से वो शिफ्ट करने जा रहे थे शाम को, मिसेस मलिक जो हैं वो पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, हर डॉटर इन लॉ एंड हर सन एज सीटेड द फ्रंट सीट्स। एंड उस समय मिसेस मलिक जो हैं वो कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी वो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। सडनली इट ऑकर टू मिसेस मलिक, जल्दी ही जो तुरंत मिसेस मलिक के दिमाग में एक चीज़ आती है, दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि जो आर्किटेक्ट ने जो नक्शा उन्होंने घर का बनाया था उसमें एक लेडी का जो चित्र बनाया था वॉज दैट ऑफ अ डॉटर इन लॉ। शायद वो चित्र किसका था? उसकी बहू का। हाउ कुड दैट बी? ऐसा कैसे हो सकता है? शी वॉज नाउ वेयर ऑन द सीन, ये तो उस समय थी भी नहीं। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर, जब घर की प्लान बनाने का जो प्लान किया गया था, वो चित्र बनाया गया था, ये तो उस समय थी भी नहीं वहाँ पे। बट देन शी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर साड़ी, और उन्होंने देखा कि उसकी बहू ने मैरून कलर की साड़ी पहनी है। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि उस पिक्चर में, उस स्केच के अंदर उस लेडी ने पहनी हुई है। येस, इट वॉज मैरून कलर, वो बिल्कुल मैरून कलर की साड़ी ही थी। मिसेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसेस मलिक को कभी भी मैरून कलर पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, क्योंकि ये इनके टेस्ट से बिल्कुल अलग था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो उन लड़कियों की पसंद होता है जो उसकी बहू की तरह होती हैं, हु वर फंड ऑफ मैरून कलर, जिनको ये कलर पसंद होता है। शी कैन वियर मैरून श्योरली, मिसेस मलिक टू हर सेल्फ, उन्होंने खुद से ही कहा कि सिर्फ यही मैरून कलर पहन सकती हैं। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क हार्ड एज आई डिड, वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जिस तरह से मैंने मेहनत की थी उस घर को बनाने के लिए, वैसे ही मेरी बहू भी करे। आई हैड एवरी ब्रिक टू द हाउस लेड बिफोर माई आइज़, मैंने हर एक ईंट को, घर की हर एक ईंट को अपनी आँखों के सामने रखता हुआ देखा है। इन सन, धूप में, एंड इन रेन, बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइट, मैं हमेशा उस साइट पे रहती थी। सुपरवाइजिंग, हमेशा ऑब्जर्व करती थी। द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से लेके देर रात तक। मैनी अ टाइम, कई बार। आई हेल्प द मैशन, मैंने मिस्त्रियों की मदद की। विद मोटार एंड ब्रिक्स, यानी जो कंस्ट्रक्शन बनाने में जो सामान चाहिए होता है वो मैंने उनको सप्लाई किया। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, कई बार मैंने घसीटा है किसे? रबर की पाइप को। एंड स्प्रे वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और जो प्लास्टर की हुई जो दीवारें थी उनके ऊपर मैंने पानी का छिड़काव किया है। देन दे रीच द हाउस, और तभी वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। द सन ड्रूव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, और उनका बेटा गाड़ी को सीधा पोर्च में खड़ी कर देता है। And her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood recycling against the marble pillar of the veranda, और वो बिल्कुल गाड़ी से जल्दी से फटाक से उतर के उस मार्बल के बने हुए पिलर जो बरांडा में बना हुआ था उसके पास खड़ी हो जाती। एग्जैक्ट द वे, बिल्कुल उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, जिस तरह से आर्किटेक्ट ने वो पिक्चर में बनाया था, सेम उसी तरह से उनकी बहू वहाँ पे खड़ी हो जाती है। मिसेस मलिक फेल्ट अ व्रिंच इन हर हर्ट, उसे दिल में बहुत घबराहट सी महसूस होती है। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मूव्ड हर, ऐसा लग रहा था जैसे उस आर्किटेक्ट ने उसका मजाक उड़ा दिया। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर, उस बरांडा में खड़े होकर, उस पिलर के नज़दीक खड़े होकर, ट्राइंग टू कवर हर एलैबोरेट हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी, और जो उनकी बहू ने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था
उस जूड़े को वो अपनी मैरून साड़ी से ढकने की कोशिश करती है. Her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage in the taxi following the car. उनकी कार के पीछे जो टैक्सी आ रही थी उसमें से सामान निकालने के लिए उनकी बहू नौकरों को ऑर्डर कर रही थी कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही थी उनको कि उनको लगेज निकालना है. द लगेज हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी. टैक्सी में से सामान निकाल लिया जाता है. टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड. टैक्सी ड्राइवर को पैसे मिलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है. मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार. वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर अभी भी बैठी हुई थी. शी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन. उन्हें अजीब सी नींद जैसी आ रही थी. देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस. तब उनका बेटा और बहू घर के अंदर चले जाते हैं. दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन. उन्होंने घर की एक एक करके सभी लाइटों को ऑन कर दिया. एवरी रूम वॉज लिट अप. हर कमरे को जगमगा दिया. मिसेस मलिक लुक्ड ऑन अ वाइड आई. वो खुली आंखों से देखती रही. स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार. अभी भी वो कार की पिछली सीट पे ही बैठी हुई थी. इन द एक्साइटमेंट, उत्सुकता में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड. किसी को भी ये याद नहीं रहा टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन. जैसे कि हमेशा वो अपनी माँ के लिए दरवाज़ा खोलते थे, आज एक्साइटमेंट में किसी को भी वो कार का दरवाज़ा खोलना याद नहीं रहा. सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर. जल्दी ही उनके बेटे को अपनी माँ की याद आती है. ही रैन टू द पोर्च. वो पोर्च की तरफ दौड़ता है. एंड ओपन द डोर ऑफ द कार. और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है. अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप. द मदर स्पोक इन अ विस्पर. अपने बेटे से वो धीरे से कहती हैं कि शाम को जब भी ड्राइव पे हम निकलते हैं मुझे नींद सी आने लगती है. हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट. तभी उनकी बहू भी बाहर आ जाती है. एवरी वन वॉज लाफिंग. सब हंस रहे थे. मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर. उनकी बहू फिर उस पिलर के पास खड़ी हो जाती हैं. ऑन द वरांडा अगेन. शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डो विद हर मैरून कलर्ड साड़ी. वो फिर अपने जूड़े को अपने पल्लू से ढकने की कोशिश करती है. आई एम नॉट गोइंग टू ईट. मुझे खाना नहीं खाना. आई हैव नो एपेटाइट. मुझे भूख नहीं है. सैड मिसेस मलिक. मलिक कहती हैं आई वुड लाइक टू स्लीप. मैं सोना चाहूँगी. द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल. तब तक नौकरों ने टेबल पे खाना लगा दिया था. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम. देन सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग the room 10 by 8 and her son conducted Mrs. Malik to it. वो कहती है, उनकी बहू उनसे कहती है कि ठीक है तो फिर आप अपने ही रूम में जाके सोइए. और वो इशारा करती हैं उस रूम की तरफ जो कि 10 by 8 का था. मिसेस मलिक होल्डिंग हर हैंड. मिसेस मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड. उनका बेटा उनको लेके जाता है. शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी. वो बहुत ज़्यादा मतलब थका हुआ महसूस करती हैं. बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करती हैं. मिसेस मलिक शॉक हर हेड अगेन. वो अपने सिर को फिर से हिलाती हैं. बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट. लेकिन ये गलत भी नहीं था. हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन. उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे, वो जा चुके थे. शी वुड फॉलो हिम. और उनको भी जाना है. वन डे शी मस्ट टू डू इट. एक दिन उनको भी इस दुनिया से जाना है. आई थॉट. मैं सोचती हूँ इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम. ये मेरी सास का रूम जो मैंने प्लान किया था. एंड आफ्टर हर. और उनके जाने के बाद इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर. दीज वर्ड्स रिकॉर्ड इन मिसेस मलिक्स ईयर. ये शब्द जो उन्होंने उस आर्किटेक्ट को उस दिन कहे थे आज मिसेस मलिक के कानों में गूंज रहे थे. एंड देन शी हियर्ड. और तभी मिसेस मलिक सुनती हैं हर डॉटर इन लॉज कमेंट. जब उनकी बहू ने एक टिप्पणी की. द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान. पूरा घर बहुत ही योजना के साथ बनाया गया है. इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम. बस कमी है यहाँ पे एक स्टोर रूम की. आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर. मैं चाहूँगी कि यहाँ पे एक बड़ा स्टोर रूम हो. मिसेस मलिक हियर्ड इट. मिसेस मलिक को ये सुनाई देता है. एंड शी फेल्ट. और वो महसूस करती हैं as if she was sinking deep and deep into a bottomless well.
ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे कुएं में गिरती जा रही हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और वो गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं. So students, I hope that you have to be understand your chapter. Chapter is completing. Now we are doing the question answers. Now the first question, state the whether statements are true and false. Mrs. Malik had a plot in a very fashionable locality in Delhi. Yes, it's true. Mrs. Malik was frequently transferred during his service tenure. उनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता था जब तक वो जॉब में थे मिस्टर मलिक. इट्स ट्रू. मिसेस मलिक वॉज द ओनली फैमिली मेम्बर हु एक्टिवली सुपरवाइज द house, construction of their house. It's true. The fourth one is the Maliks did not want to rent out their new house to the government at first. वो सरकार को पहले अपना घर किराए पे नहीं देना चाहते थे. True. Mrs. Malik cared a lot for her old mother-in-law. False. वो अपनी मदर इन लॉ की केयर नहीं करती थी. There was a good understanding between Mrs. Malik and her daughter-in-law. False. उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. Mrs. Malik's daughter-in-law was a modern, fashionable girl. True. Then, answer the following question in about 30 to 40 words. The first one is, who was engaged in discussion of the draft plan of the new house? कौन जो है नए मकान के ड्राफ्ट के अंदर अपने आप को engage किए हुए थे? Mr. Malik, Mrs. Malik and their architect were engaged to plan their new house. Question number 2. What did Mrs. Malik seem to insist upon? Mrs. Malik जो है वो बार बार किस चीज़ पे जोर दे रही थी? Mrs. Malik seemed to insist upon the size of the storeroom because this room might be 8 by 10. She repeated 4 times. She wanted to use the storeroom as her mother-in-law's room and after her as a storeroom. The next question is, what were Mr. Malik's view regarding a store room? Mr. Malik के जो views थे store room के लिए वो क्या थे? और इसी से related दूसरा questions भी इन्होंने दिया हुआ है. What did Mr. Malik agree to make the store a little bigger? Answer है, regarding a store room, Mr. Malik's views were that the store room should be a little bigger. If it is so, one can move about the trunks and more freely than it is so more convenient to keep it tidy. The next question is, why did Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently? Mrs. Malik जो है वो permanently Delhi में क्यों settle होना चाहती थी? तो tired of her husband's frequent transfers, Mrs. Malik decided to settle down in Delhi so that her children could study smoothly without changing their schools so often. She wanted to spend her days in her newly built house. Question number 5. What was the attitude of Mrs. Malik towards her mother-in-law? उनकी mother-in-law के लिए जो है Mrs. Malik के क्या views थे, क्या वो सोचती थी उनके बारे में? Mrs. Malik was never serious about the welfare of her mother-in-law. She proposed to live with her in Delhi just for a company. This reflects her casual attitudes. Their relationship was not warm and smooth. What were Mrs. Malik's plan regarding the furniture of the new house? नए घर को लेकर उनकी फर्नीचर को लेकर क्या योजनाएं थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं पुराने फर्नीचर का एक पीस भी नहीं लेके जाऊंगी, एक टुकड़ा भी नहीं लेके जाऊंगी. Mrs. Malik's plan regarding the furniture for the new house were that she would have a new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. Next question is, everything had to be forgotten. What does the word everything here refer to? यहाँ पे सब कुछ भुला देना पड़ता है में जो word है कि everything सब कुछ यहाँ क्या show करता है? Here the word everything refers to all the plans made by Mrs. Malik. She thought of various plans for doing up the house, but she came to know that the house has been acquired by the government. Next question is, what reason does Mrs. Malik have to be happy and consoled on being
ट्रांसफ़र फ्रॉम दिल्ली आफ्टर एक्विजिशंस ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट ने उनके घर को अधिकृत कर लिया था तो उस समय मिसेस मलिक जो हैं वो क्यों उनके साथ चलेगी। मिसेस मलिक थिंक दैट शी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि वो अपने घर को अब नहीं देख पाएंगी, एंड वुड नॉट रिग्रेट बीइंग नॉट बीइंग एबल टू लिव इन, कि वो उस दर्द को ही भूल जाएंगी। एंड शी ऑल्सो थिंक ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट ड्यू टू दीज रीजन शी फील हैप्पी एंड कंसोल, इसी वजह से वो अपने आप को सांत्वना देकर खुश थे। हु सजेस्ट द रूम साइज 10 by 8 एंड whom, कौन इस रूम को बनाने का सुझाव दे रहा है और किसको दे रहा है। द रूम साइज 10 by 8 was suggested by Mrs. Malik to the architect hired to design the house. She said the room might be 10 by 8, pointing a square in the draft plan laying on the dam. Then question number 10, what was the architect perplexed, उसने वो उलझन में क्यों था, वो परेशान क्यों था। Hiring Mrs. Malik's statement that she would use the proposed small room for her mother-in-law, कि बार बार जब वो ये सुन रहा था कि वो ये रूम अपने मदर इन लॉ को देंगी, एंड आफ्टर हर, और उनके बाद इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, उसके बाद वो स्टोर रूम कन्वर्ट हो जाएगा। द आर्किटेक्ट वॉज पजल्ड एंड ही वॉज नेवर इमेजिन इट, वो इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कोई सोचता है। इन वॉट मैनर was Mrs. Malik daughter-in-law similar to the figure in the sketch के अंदर जो लेडी का पिक्चर बनाया गया था, उनकी बहू जो है वो बिल्कुल वैसी किस पैनर में लग रही थी। द कलर ऑफ मिसेस मलिक्स daughter-in-law साड़ी was similar to that of the figure in the sketch. She was wearing a maroon साड़ी. Mrs. Malik's daughter-in-law's posture and body language was quite similar to the lady in the sketch. Next question, why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? मंडे मॉर्निंग में वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाए? When did they do so and why? और वो अपने नए घर में कब शिफ्ट हुए और क्यों? The Maliks could not shift to their new house on Monday morning because it was raining heavily. They shifted on Monday in the evening because it was auspicious day for them. The next question, what did Mrs. Malik not like about her daughter-in-laws? अपनी बहू की क्या चीज़ उनको पसंद नहीं थी? तो Mrs. Malik did not like her daughter-in-laws talking to her husband in English. It was so because she herself was not able to speak or understand English. She wanted sweet her daughter-in-law of her choice. Now answer the question in 125 words. The first question is, what memories of the construction period of the house came crowding Mrs. Malik's mind while sitting on the back seat of the car? जब वो कार की पिछली सीट पे बैठी हुई थी तो मिसेस मलिक के दिमाग में कौन कौन सी यादें जो हैं वो दौड़ जाती हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में उन्होंने की थी। तो उसमें वो दर्द वो महसूस करती हैं, ठीक है। While sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in the memories. She recalled the what pains she had taken while the house was under construction, the days when she missed her meals, the days she stood in scorching heat of the sun, then supervising the work in the progress. Then she recalled how she stood on the site from early morning to till late in the evenings. The days she was drenched in the rain, she had every brick of the house laid before her eyes. Many a time she helped the mansion and with mortar and bricks. Many times she hauled the rubber pipe and sprayed water on the plaster walls. She also thought about the figure of the lady prepared by the architect. All these memories of the construction period of the house haunted in her mind. The next question, explain how Mrs. Malik took a keen interest in getting her हाउस बिल्ट एंड फर्निश, कि हमें बताना है कि किस तरह से मिसेस मलिक ने अपने मकान को बनाने और संवारने में कितनी कल्पनाएं शी हैज़ टू बी मेड. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस मिसेस मलिक सुपरविजन एवरी डिटेल. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला
throughout the day. At times she gave a hand to the mansion and others. She was the first to arrive at the construction and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material. She also ensured that labor did not idle about construction work of the house was completed. Then Mrs. Malik insisted that she would have a furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. She thought of various plans for doing up the house. In this way, Mrs. Malik took a keen interest in getting her house built and furnished. The next question: why do Maliks consider the government as the better tenant than the प्राइवेट वंस? कि मिस्टर मलिक्स जो है, मलिक फैमिली जो है, ये ऐसा क्यों मानते हैं कि सरकार जो है वो एक अच्छा किराएदार है प्राइवेट किराएदार की कंपैरिजन में? तो ये उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि बैंक जो है वो हर मंथ जो उनका अमाउंट था किराए का, रेंट जो था, वो उनके अकाउंट में डाल देते थे बिना किसी सर दर्द के। क्योंकि प्राइवेट जो टेनेंट वो रखते हैं तो उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, उनके हेडेक होता है, उनके लिए नई नई उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हमें प्रोवाइड करवानी पड़ते हैं. दैट्स वाई दे हैव टू बी फील इट. What change had come about the Malik's family by the time मिस्टर मलिक रिटायर्ड? जब मिस्टर मलिक रिटायर होते हैं तब तक उनके परिवार में क्या क्या चेंजेस हो चुके थे? तो उनके फैमिली में चेंजेस ये हुए थे कि उनकी जो बेटी थी उनकी शादी हो चुकी थी, उनका घर, मिस्टर मलिक हैड गॉट देयर ओन हाउस बिल्ड. मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट, उन्होंने जो खुद का घर था उसके अंदर इंटरेस्ट था उनका जाने का. Their house had built, furnished. She had a lot of pain in getting the house ready. After this, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. उनकी सास जो है मिसेस मलिक की वो भी दुनिया से चल बसती हैं. उनकी डॉटर की शादी हो जाती है, फिर उनके बेटे की भी शादी हो जाती है. फिर Mr. Malik thought that her son should be married before he retired. Mr. Malik's wish also got fulfilled. Mr. Malik's had been married. Now Mr. Malik had retired from service. Their house had not yet been released by the government. Thus Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house. Now the question 5th. What important details were highlighted in the sketch map of the house? जो घर का नक्शा था उसके अंदर कौन सी विस्तृत जानकारियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से दिखाई गई थी? तो उसमें the important details which were highlighted in the sketch map of the house was the kitchen, the storeroom 10 by 8 adjacent the kitchen, the courtyard. Though this room was a storeroom, Mrs. Malik insisted repeatedly to make the storeroom a little bigger than 10 by 8. She planned that her mother-in-law could use this room for the present, and soon after her death it could be converted into a storeroom. The other important thing in the sketch was the figure of the lady of the house standing in the veranda with her black back towards the marble pillar. Then the question number 6. Why did Mrs. Malik think of showing that sketch of her daughter-in-law something in future? कि मिसेस मलिक जो हैं उन्होंने इस स्केच को देखकर अपनी पुत्रवधू को दिखाने की मिसेस मलिक why did Mrs. Malik think of showing that sketch to her daughter-in-law sometimes in future? उन्होंने मतलब कभी भविष्य में अपनी पुत्रवधू को उस स्केच को दिखाने के लिए क्यों नहीं उन्होंने सोचा ऐसा कभी भी? The architect had prepared a sketch of Mrs. Malik's new house. The sketch also had the figure of lady of the house. She was showing standing in the veranda with her back towards the marble pillar, elegant and graceful. It was an image of contentment. Mrs. Malik thought that she must show that sketch of her daughter-in-law sometime in future. She thought so because seeing of the figure in the sketch, Mrs. Malik felt that the architect had painted her. The figure of the lady in the sketch was as tall as Mrs. Malik. Not only this, recycling against the marble pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand. मतलब मिसेस मलिक ये सोचती थी कि भविष्य में वो कभी अपनी बहू को ये दिखाएगी, लेकिन कब दिखाएगी? जब वो खुद उस चीज़ को महसूस करेगी. लेकिन उसने ये महसूस किया कि जो पिक्चर उसके अंदर बनाया गया था वो उससे टॉल था और जो
क्वालिटीज़ उसकी थी वो उस पिक्चर में मैच नहीं कर रही थी. What did Mrs. Malik think about the figure of the lady इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस? जो घर का प्लान बनाया गया था उसके अंदर जो लेडी का पिक्चर था उसके बारे में मिसेस मलिक क्या सोचती थी? तो मिसेस मलिक थॉट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर. आर्किटेक्ट ने उनका पिक्चर बनाया है. द लेडी इन द फिगर वॉज ग्लैड इन मैरून कलर साड़ी, बट मिसेस मलिक नेवर वोर मैरून कलर साड़ी. उस लेडी ने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन मिसेस मलिक कभी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती हैं. द फिगर इन द स्केच हाउएवर टॉल एज मिसेस मलिक, वो मिसेस मलिक से बड़ा भी था और वो उनसे बिल्कुल फिगर में भी डिफरेंट था जैसे कि वो नहीं थी. सो थॉट दैट शी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में उन्हें कभी दिखाएंगी. सडनली शी थॉट दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ. लेकिन तभी वो ये सोचती हैं कि शायद ये जो पिक्चर बनाया गया ये उनका नहीं, उनकी बहू का है. बिकॉज हर डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, क्योंकि उनकी बहू ने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो कि एग्जैक्टली स्केच वाली लेडी ने पहनी हुई थी. तो उन्हें ये लगता है देयर अराउज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सिस्टेंस इन हर माइंड. तो उनके दिमाग के अंदर जो विचारों की हम ये कहें कि जो अंतर्द्वंद जो है वो स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन 8, हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ? मिसेस मलिक जो हैं वो अपनी बहू को किस तरह के व्यू में देखती हैं? मिसेस मलिक इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर डॉटर इन लॉ. शी डज़ नॉट लाइक हर behavior and her ways. At several places it is reflected in the story that Mrs. Malik does not like her daughter-in-law's modern ways of life. For example, when she started repainting her lips in the car, Mrs. Malik felt her act unnecessary and unwise. Her conversation with her husband in English, she doesn't like it. She herself never liked to maroon colors. In fact, in a case of generation gap in this story, Mrs. Malik finds her daughter-in-laws as a rival of her status, and the newly wed young girl has no care of her mother-in-law sentiments. So the next question is question number 9. What does the end of a room 10/8 suggested to you? आपके अनुसार इस कहानी का क्या कोई और अंत हो सकता था, या आप कोई और इसका जो अंत है वो सुझा सकते हैं? The end of a room 10/8 suggests that the way we behave with our parents or grandparents, the same way our children will behave with us during old age. जैसा हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बिहेवियर करते हैं, वैसा ही फ्यूचर में आने वाली ओल्ड एज में हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टोरी मिसेस मलिक्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज वेरी इनडिफरेंट, कि उनका जो बिहेवियर था वो इनडिफरेंट था और सेम उनकी बहू ने उनके साथ वैसा ही किया. शी रैपिडली प्रपोज द साइज ऑफ द स्टोर room 10/8 that it could be used as her mother-in-law's room, and after her death it would be again converted as a storeroom. This approach reflects that she did not have any respect for her, but her mother-in-law died before shifting the new house. When Malik family, after Mr. Malik's death, shifted in the new house, Mrs. Malik's daughter-in-law provided the same room store to Mrs. Malik. Mrs. Malik reaps only what she had shown. उन्होंने यही सीखा कि जो मैंने बोया वही मैंने काटा. Then give an assessment to Mrs. Malik's as a person and a mother-in-law. एक पर्सन होने के नाते, एक व्यक्ति के रूप में, और हम कहें कि या फिर एक सास के रूप में जो है मिसेस मलिक के कैरेक्टर को हमें यहाँ पे एम्फोसिस करना है. तो मिसेस मलिक एज अ पर्सन, शी इज़ हार्ड वर्किंग लेडी. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन शी हैज़ टू बी गिव हर 100% टू हर डेडिकेशन. एंड एज अ मदर इन लॉ अगर हम देखें तो मिसेस मलिक एज अ मदर इन लॉ, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर वेज ऑफ her daughter-in-law. She feels hurt by indifferent attitudes of her daughter-in-law. Mrs. Malik wishes her daughter-in-law to work hard as she herself did. The next question, why could Mr. and Mrs. Malik not move into their new house during Mr. Malik's lifetime? Mr. Malik के ज़िंदा रहते वो लोग अपने नए घर में क्यों नहीं शिफ्ट कर पाए? क्योंकि वो जो घर है उनका वो गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ था, और इस वजह से मिस्टर मलिक अपनी फैमिली के साथ में उस नए घर में अपनी मृत्यु से पहले शिफ्ट नहीं कर पाए थे.
So I hope students you all have to be understand the chapter as well as the question answer. So here our chapter is closed. I hope you all have to be understand this. Thank you for watching my